मैं इस टाइम पे बोवीटेक की तरफ से एमके डेयरीज कसोवाल में मौजूद हूँ। बोवीटेक हॉलैंड से डच काउस और सीमन इंपोर्ट कराते हैं और न्यूट्रास्यूटिकल्स टर्की से इंपोर्ट कराते हैं। हमारी काउस की 7 शिपमेंट पाकिस्तान आ चुकी हुई हैं और 8वीं शिपमेंट बाय एयर 1 अक्टूबर को पाकिस्तान आएगी और 25 अक्टूबर को बाय सी पाकिस्तान आ जाएगी। मैं इस टाइम पे एमके डेयरीज़ में मौजूद हूँ, जिसके ओनर हशाम साहब हैं। हशाम साहब डेयरी फार्मिंग में एक पायनियर का मकाम रखते हैं। हशाम साहब, आप अपने तजुर्बे के बारे में हमें कुछ बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं अपने तरफ में ये बताना चाहूँगा कि बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियरिंग शोबे से मेरा ताल्लुक़ है और मैं करीबन 10 साल से ओवरसीज़ में जॉब कर रहा था। और पाकिस्तान में जब मेरा बिज़नेस करने का इरादा हुआ तो मैंने इस काम का इंतखाब किया। उसकी सबसे बुनियादी वजह ये थी कि मेरे फोर फादर्स जो हैं वो एक किसान तबके से ताल्लुक़ रखते थे और फिर उसके बाद मैं इसी शोबे में पाकिस्तान में कुछ कारोबार करना चाहता था। अब पाकिस्तान में जब मैंने इस बिज़नेस को मज़ीद डेप्थ में पढ़ा तो यहाँ पे मुझे ये पोटेंशियल नज़र आया कि यहाँ पे अगर हाई प्रोड्यूसिंग काउज़ को अगर हम अकोमोडेट कर लें तो ये एक अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके अलावा मैंने जब स्टैट्स देखे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान अराउंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ की मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो एवरी ईयर वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो मैंने ये पोटेंशियल देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान में डेयरी के हवाले से एक स्कोप मौजूद है जहाँ पे अपनी जगह बनाई जा सकती है। वो फर्दर स्टडी करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को यहाँ अकोमोडेट करना इतना आसान नहीं है। ये एक चैलेंजिंग पूरा एक प्रोसेस है और सबसे यहाँ पे जो चैलेंज है वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का है। और उसके लिए फिर मैंने इसको टनल वेंटिलेशन डिज़ाइन की तरफ जाना मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि टनल वेंटिलेशन डिज़ाइन में ही आप गाय को कदरे बेहतर आप इन्वायरमेंट दे के इनको अकोमोडेट कर सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2019 में स्टार्ट लिया और अभी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इसको एक कामयाबी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बहुत हद तक इससे सेटिस्फाइड हूँ इस शोबे से। सर, आपने डच काउस को ही क्यों प्रेफर किया दूसरी ब्रीड्स के ऊपर? बेसिकली ये हॉलस्टीन फ्रीजियन ब्रीड है। इसमें डच ओरिजिन है, अमेरिकन ओरिजिन है और ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन है। ये 3 ओरिजिन हैं जो यहाँ पाकिस्तान में नॉर्मली इंपोर्ट किए जाते हैं। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया से ओरिजिन से इंपोर्ट की जाती थी, हाल ही में अमेरिका से भी इंपोर्ट होकर आई हैं और मेरे ख्याल में लास्ट कपल ऑफ ईयर से डच से भी इंपोर्ट्स का मतलब पाकिस्तान में प्रोसेस शुरू हुआ था। तो जब मैंने इस हॉलस्टीन फ्रीजियन ब्रीड को थोड़ा पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हर ओरिजिन की अपना एक ब्रीडिंग सिस्टम है और ये जो हॉलस्टीन फ्रीजियन है ये बेसिकली डच की आप कह लें कि देसी ब्रीड है और मतलब उन्होंने इसकी जो है इनके सॉलिड्स को मतलब कदरे बेहतर रखा और लॉन्गिटिविटी को कदरे बेहतर रखा, उसमें इन्होंने ज़्यादा चेंजेस नहीं की। तो मेरी जो कोशिश यही थी कि मतलब मुझे यहाँ पे आके ब्रीड बनाने में जो ओरिजिन ज़्यादा सपोर्ट करेगा तो मैं उसी ओरिजिन से काउस को इंपोर्ट करूँगा। तो मेन रीज़न ये थी कि लॉन्गिटिविटी मुझे चाहिए थी ताकि मैं हर्ड रिप्लेसमेंट में मुझे कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। सादा ज़बान में मैं कहूँ तो ज़्यादा सुए लेना मेरा एक इंटेंशन थी अलॉन्ग विद हाई प्रोडक्शन और हाई मिल्क सॉलिड्स, बेहतर जो ठोस मादे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा डिसीजन काफ़ी हद तक मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ। सर, आप बोवीटेक के सर्विसेज लेते हैं और हमसे सेल्स काउस भी आप जानवर भी आप हमसे इंपोर्ट कराते हैं। सर, आप बोवीटेक की सेल्स, फॉलोअप सर्विसेज और कंसल्टेंसी के ऊपर नज़र डालेंगे? देखें, बोवीटेक की जो मेजर सर्विस मैं समझता हूँ कि वो क्वालिटी डच ब्रीड को पाकिस्तान में लेकर आना, ये इनका सबसे मैं समझता हूँ कि मुनफरिद काम है जो इनको दूसरों से नुमायाँ करता है। जब मैंने ये डिसीजन लेना था, ज़ाहिरी बात है मेरी मतलब अपनी एक कमाई थी जिसको मैं किसी के भरोसे डालने जा रहा था। यानी ओवरसीज़ में मैंने जितनी कमाई की थी वो मैंने किसी के भरोसे डालनी थी गाय को इंपोर्ट करने के फ़ैसले में। तो ये एक बड़ा एक क्रिटिकल डिसीजन था। तो इसमें जो इत्माद और ट्रस्ट था वो बहुत बुनियादी बात थी। तो मैं डिफरेंट सोशल फोरम्स पर मैंने डिफरेंट इंपोर्टर्स और डिफरेंट जिन्होंने प्रैक्टिस की थी इस चीज़ की कि उन्होंने इंपोर्ट की थी, उनकी मैंने फ़ीडबैक्स भी ली लोगों की जो मतलब जिस तरह से लोग कुछ खुश थे, कुछ नाखुश थे। और उसके अलावा जो डॉक्टर उमर साहब बोवीटेक से हैं, इनको ये अपनी ब्रीड के हवाले से या जो वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं
उनको काफ़ी नॉलेज था। तो जो बंदे जिनको इतना नॉलेज नहीं होता, ये उनको काफ़ी हद तक नॉलेज भी दे रहे होते हैं कि ये ब्रीड्स क्यों ली जानी चाहिए और इसमें मतलब वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको पूरी तरह एक्सप्लेन करना आता था। इन अदर वर्ड्स ही न्यू व्हाट ही वाज सेलिंग। सो मैं ये मतलब मुझे ये जो बहुत बात इनकी अच्छी लगी। तो उसके अलावा मैं यहाँ तक नहीं रुका। एक हद तक वो मुझे मैं कन्विंस हो चुका था कि डॉक्टर उमर जो है वो कदरे डिफरेंट हैं शायद दूसरे इम्पोर्टेंट से। मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक एतमाद हुआ। लेकिन फिर भी मैंने उनके थ्रू जहाँ पे शिपमेंट्स आई हुई थी, मैंने उन फार्म्स का भी विज़िट किया। हमारे यहाँ करीबी खानेवाल में कुछ गाय डॉक्टर उमर के थ्रू आई थी, तो मैंने उन ऑनर्स को से मैं डॉक्टर उमर को नहीं जानता था पहले, तो मैंने उन ऑनर से भी काफ़ी मतलब पॉजिटिव फीडबैक उनकी मुझे मिली। फिर उसके बाद मैंने दाइम डेयरी विज़िट किया डॉक्टर उमर की इनविटेशन पे, और वहाँ पे भी ऑनर्स को मैंने इंपोर्ट के हवाले से सेटिस्फाइड पाया। तो ये मेरा बुनियादी मतलब एक रोल था कि मतलब वहाँ पे मुझे डिसीजन मेकिंग आसान हो गई कि मैं बोवीटेक का इंतखाब किया मैंने काउज इंपोर्ट के लिए। उसके अलावा इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज में जो आपकी इनिशियल गाइडेंस है वो बहुत रिस्पॉन्सिव हैं। यानी ये नहीं है कि आपके काउज अगर आपके फार्म पे आ गई हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको कॉल कर रहे हैं। तो सबसे बुनियादी चीज़ होती है कि रिस्पॉन्सिव होना, कि यार गाइड करना कि इसको ये ट्रीटमेंट चाहिए, उसको ये डेफिशिएंसीज हैं या ये क्यों आई होंगी और कैसे उसको उन डिफ़िकल्टीज़ को कोप करना है। तो ये पूरी गाइडेंस देते हैं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव थे। सर, पाकिस्तान का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्म है। ख़ासतौर पे अगर देखा जाए हॉलैंड की निस्बत पाकिस्तान का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आम तासुर ये है कि चूँकि पाकिस्तान में गर्मी इतनी ज़्यादा है, गाय यहाँ पे इंपोर्ट होगी, उनका कंसेप्शन रेट कम हो जाएगा। आपका तजुर्बा इस बारे में क्या कहता है? उनका कंसेप्शन रेट और उनकी इस टेम्परेचर का उनकी कंसेप्शन रेट और उनकी प्रोडक्शन लाइफ पे कोई असर पड़ता है? देखें, बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि दीज आर हाई प्रोड्यूसिंग और दीज आर मशीन्स के इनको बहुत हैवी फ्यूल चाहिए। जैसे आप फीड की बात करें और ये फ्यूल इतना बर्न होता है अंदर कि इनकी हीट अकोमोडेशन बहुत है। नो डाउट कि यहाँ पे इनको बहुत बड़ा चैलेंज है। जितनी इनकी फीड इनटेक है और इनके मेटाबॉलिक हीट होती है, इनको ज़्यादा चाहिए, इनका एनवायरनमेंट बेहतर एनवायरनमेंट चाहिए बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। जब एनवायरमेंटल चैलेंजेस आते हैं, जानवर इनटेक ही नहीं कर पाता, नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। नेगेटिव एनर्जी में जाने की वजह से उसका हार्मोन्स जो है वो सिस्टम और पूरा इम्यूनिटी सिस्टम डिस्टर्ब होता है। मोस्टली तो जानवर जो है वो अपने एक ब्रीडिंग साइकिल्स को शो ही नहीं कर रहे होते। तो यानी मैं समझता हूँ कि सबसे बुनियादी चीज़ माहौल है। अगर आप माहौल को अकोमोडेट नहीं कर सकते, आप जानवरों को एक बेहतर माहौल में नहीं रख सकते, तो आपको ये डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और यही चीज़ है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी कम तवज्जो होती है लोगों की, और जानवरों को लेकर आ जाना और फिर उनको एक रखना उनके लिए चैलेंज बन जाता है। तो मैं समझता हूँ जब आप इन्वायरमेंटल चैलेंज को कोप कर लेंगे, फिर आपकी फीड अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, क्वालिटी फीड जानवरों को दें, तो जानवर अपना एक साइकिल शो करते हैं, प्रॉपर हीट में आते हैं और आप उनको ऑन टाइम ब्रीड कर सकते हैं। अब रही बात कंसेप्शन रेट के हवाले से, तो ज़्यादातर जितने ये डेयरी फार्म्स हैं जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किए जाते हैं, तो वहाँ पे ये ट्रेंड होता है कि हीफर्स ही आगे ली जाएं ताकि हर्ड रिप्लेसमेंट में आसानी हो। तो उसके लिए ज़्यादातर सेक्स सीमेंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बछड़ी ली जाए। तो सेक्स सीमेंस का वैसे ही कंसेप्शन रेट कदरे कम होता है, यानी 40 to 45% होता है। यानी 10 में से आपने 4 से 5 मैक्सिमम आपको मिलेंगे बछड़ियाँ। तो इसका मतलब यही है कि 4 to 5 सर्विसेज ऑन एन एवरेज आपको शायद लेनी पड़ जाए। तो इसमें परेशानी की बात नहीं होती। मैं समझता हूँ कि ये नॉर्मल है। तो मैंने इनको कदरे बेहतर पाया है। यानी आप टाइम पे इनको अगर ब्रीड कर लेते हैं तो आपकी नंबर ऑफ़ सर्विसेज ज़्यादा भी हो जाएं तो फिर भी ये लॉस नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि हमें इन्वायरमेंटल कंट्रोल करना चाहिए इन जानवरों को सही तरीके से इनकी प्रोडक्टिविटी लेने के लिए। उसके बारे में आपने कंट्रोल शेड उसके लिए किया है। अब मुझे लगता है पाकिस्तान में आप चंद उन लोगों में से जिन्होंने कंट्रोल शेड बनाया है। सर, आपका इसके बारे में आपका क्या तजुर्बा रहा है? देखें, यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही है कंट्रोल शेड्स की और ओपन शेड्स की। मैं इसको निगेट करता हूँ। बेसिकली मैंने इस पर एक पोस्ट भी लिखी थी जो हमारे पेज पे मौजूद है। यानी आपने जानवरों का जो एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करना है और उसके लिए आपको एक शेड स्पेसिफिक डिज़ाइन चाहिए। इसमें बेसिकली डिस्टिंग्विश ये करना चाहिए कि नेचुरल वेंटिलेशन वर्सेस मैकेनिकल वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन ये होती है जिसमें हमारे ओपन शेड स्टाइल शेड्स बने होते हैं जो कुदरती हवा पे रिलाई कर रहे होते हैं।
तो बाज़ औक़ात ऐसे मौसम आ जाते हैं जहाँ पे कुदरती हवा जो है वो बिल्कुल रुक जाती है और आप फिर हेल्पलेस हो जाते हैं, आपको दोबारा पंखों पे मूव करना पड़ता है मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए। ये जो जानवर हैं इनको 24/7 आवर्स इनको हवा चाहिए। तो अगर आपके पास ऑलरेडी आपका प्राइमरी सिस्टम मैकेनिकल वेंटिलेशन का है तो आप बहुत हद तक इस चैलेंज को कवर कर चुके होते हैं। तो यही वजह है कि मैंने टनल वेंटिलेशन को अडॉप्ट किया, कंट्रोल शेड नहीं, इसको टनल वेंटिलेटेड शेड कहेंगे, क्योंकि इसमें मैकेनिकली वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम है। मेरे पास पंखे एज ए प्राइमरी सोर्स हैं वेंटिलेशन के लिए, जो जिनको आपके पास एनर्जी अगर बैकअप है तो आप 24/7 आवर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा आप देख रही हैं कि अभी जैसे कि आज मौसम अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, हम लोग भी बाहर बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हमारी काउस जो है माशाल्लाह वो बाहर कंफर्टेबली फीड के बाद हमने बाहर निकाला हुआ ओपन एरिया में भी। इसके अलावा सर्दियों में भी हम जो 5 से 6 महीने कम से कम हम 5 महीने जो है हमारा सर्दियों में जानवरों को हम मैक्सिमम टाइम बाहर भी देते हैं ताकि वो ओपन एरिया में भी इंजॉय कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने बेहतर हवा का निज़ाम कर लिया है तो यू हैव कंट्रोल्ड योर एनवायरनमेंट फॉर योर एनिमल्स, तो इंशाल्लाह उसके बेहतर नतीजे होंगे। सर अमूमन कंसिडर किया जाता है कि जो डच होल्स्टीन फ्रीजियन है इसकी जेनेटिक्स ऐसी हैं कि इनमें लेमनेस के केसेस ज़्यादा होते हैं, क्या आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ है या नहीं? बेसिकली मेरा ये प्रोफेशन नहीं था, मैंने थ्योरेटिकली इस प्रोफेशन को बहुत पढ़ा है, फिर जो जो चीज़ें मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज में आती गई मैं उनको देखता गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसी मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे फार्म पर ये 0 केसेस हैं लेमनेस के। तो थ्योरेटिकली मैं जहाँ तक इस बीमारी को जानता हूँ कि इसमें आपका जानवर जो है एक आर्क लुक टाइप एक शेप बना लेता है और बड़ा मुश्किल से चलता है, ऑफ फीड हो जाएगा, उसकी मिल्क प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाएगी, कंसेप्शन रेट्स ठीक है, डेफिनेटली व्हेन शी इज़ इन नेगेटिव एनर्जी तो ओवरऑल उसका मतलब एक प्रॉब्लम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म पे 0 केसेस हैं, लेकिन मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आपका माहौल अच्छा है तो उससे आपके जानवर ऑफ फीड नहीं होंगे, पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाएंगे और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, आपके मेडिसिन के अखराजात बहुत कम हो जाएंगे। तो इन दी एंड मैं यही बात कहूँगा कि माहौल से इनका जानवरों का सेहत का बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने पूछा कि लेमनेस के हमारे फार्म पे 0 केसेस हैं, अल्लाह का शुक्र है। सर अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की तरफ आ जाएं तो आपका मिल्क प्रोडक्शन की कॉस्ट का क्या बन रहा है, पर लीटर कॉस्ट क्या आपको आ रही है? देखें ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है आपका, इकोनॉमिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि समर में मैं इसीलिए अपना ये मैंने माहौल का सिस्टम किया था कि जो पाकिस्तान में एक ट्रेंड है जो फार्मिंग का, इवन के मतलब ये जो मॉडर्न डेयरी शेड्स भी बन रहे हैं, इनमें भी एक रवायत यही है कि सर्दियों में ज़्यादातर काविंग को टारगेट किया जाता है ताकि गर्मियों में जानवरों को ड्राई होने की तरफ ले जाया जाए, और गर्मियों में भी जानवरों को ब्रीडिंग से अवॉइड किया जाता है नॉर्मली। तो इसका ये पाकिस्तान को ओवरऑल कोई फ़ायदा नहीं होता ज़्यादातर, क्योंकि ओवरऑल जो हमारी देसी गाय यानी लोकल एनिमल्स की भी यही प्रैक्टिस बन गई है, और जो एनिमल्स बाहर से फार्म्स पे आ रहे हैं उनकी भी यही प्रैक्टिस बन गई है कि जो समर्स के मंथ्स हैं उनमें जानवरों को ड्राई किया जाता है इंटेंशनली, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दूध का शॉर्टफॉल आ जाता है। जैसे लोड शेडिंग होती है वो भी गर्मियों में ही है, इसी तरह आप समझ लें कि दूध का शॉर्टफॉल होगा और हमारे कस्टमर सफ़र करेंगे। इवन कि उनको क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। बाज़ औक़ात ये है कि उनको बस ये होता है कि मिल्क अवेलेबल होना चाहिए जैसा भी हो, और वो बाज़ औक़ात तो ये होता है कि वो आपका जो नॉर्मल रेट होता है उससे भी ज़्यादा देने को तैयार हो जाते हैं कि हमें दूध चाहिए बस। तो मैं एक इंटेंशन ये थी कि इंशाल्लाह समर में दूध लेने की रवायत बनाई जाए ताकि पाकिस्तान को भी जो मिल्क डेफिशिएंट कंट्री बनता जा रहा है उसको इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए कुछ मॉडल्स पाकिस्तान में लाए जाएं कि गर्मी में भी दूध लिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि इकोनॉमिकली आप अपने दूध की अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, उसमें अच्छा आप लोगों से मतलब आप रिटर्न ले सकते हैं रेट की मद में। और मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी फीड पर कॉस्ट लीटर जो आपकी वो फीड कॉस्ट है या ओवरऑल कॉस्ट है उस पर बहुत बड़ा एक मतलब अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा अगर आप दूध की मार्केटिंग समर में करेंगे। अब अगर फीड कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो मैं अगर आपके जानवर आपने ऑन टाइम ब्रीड किया हुआ है और उनका काविंग इंटरवल लंबा नहीं बन रहा तो आप उनसे बेहतर उनकी जो है ना फीड जो ओवरऑल कॉस्ट पर लीटर ले सकते हैं। यानी मेजर खर्चा होता है फीड का, तो उसमें मेरे पास जो अभी 35 लीटर एवरेज वाले 8 जानवर हैं
उनकी हमारी फीड कॉस्ट 32 रुपये बन रही है। और उसके अलावा जो मेरे पास 4 लेट लैक्टेशन वाले हैं, यानी उनके काविंग इंटरवल 20 मंथ के हो चुके हैं फॉर सम रीज़न, उनमें से 3 हैं। बेसिकली जो 4th वन है वो वैसे 3rd काविंग के लिए तैयार है, लेकिन वो लेट लैक्टेशन में शामिल है। जो 3 हैं वो लंबी चली गई, जिसकी वजह से मुझे ना उनकी जो फीड कॉस्ट है वो 45 मिनिमम पड़ रही है पर लीटर। तो ये भी एक रीज़न है कि अगर आपका जानवर एक लंबी लेट लैक्टेशन या एक्सटेंडेड लैक्टेशन में नहीं जाता तो आप उनसे बेहतर फीड कॉस्ट ले सकते हैं पर लीटर। फिर आपके बाद जो पास जो एनर्जी के और मैन पावर के हैं उनकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी लेबर को यूटिलाइज़ कर रहे हैं कितने जानवरों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको ओवरऑल कॉस्ट को 50 से 60 में मैनेज किया जा सकता है। मैं इंशाल्लाह टारगेट कर रहा हूँ कि 60 से लेस ओवरऑल कॉस्ट को मैनेज करूँगा इंशाल्लाह। सर एक आखिरी सवाल, सर सीमन सिलेक्शन जो होती है पेडिग्री के हिसाब से की जाती है, आपका इसके बारे में अब तक क्या तजर्बा रहा है? देखें, सीमन सिलेक्शंस भी यही है कि ज़्यादातर लेट्स सपोज मैं जो ब्रीड लेकर आया था पाकिस्तान में और जिस इंटेंशन से लेकर आया था, मैं यही चाहता हूँ कि वही लॉन्गिटिविटी वाइज ही मेरे आगे भी मैं जनरेशन्स को लेकर आऊँ, यानी वही उन जेनेटिक्स का इस्तेमाल करूँ जिनके आगे जो बच्चे हैं उनमें भी वही ब्लड ट्रांसफ़र हो जो ज़्यादा सुए दे मुझे इंशाल्लाह। तो उसके लिए मैं डच ब्रीड को ही प्रेफर कर रहा हूँ ज़्यादातर। और बोवीटेक से मैंने मार्समैन हो गया, आउटला का रिज़ल्ट है मेरे पास, मार्समैन का है, और हमारे पास टाइमलेस एक बुल है उसका कन्वेंशनल कंसेप्शन हुआ है हमारे पास, और स्लैश बुल जो है उसके हमारे पास इंसेमिनेटेड भी हैं और प्रेग्नेंट काउस भी हैं हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस हवाले से मुतमईन हूँ कि मैं डच जनरेशन को ही आगे लेके चल रहा हूँ। और हमारे पास जो फार्म पे ब्रीड तैयार हो रही है, और मेरे पास भी जो फार्म पे जो इंपोर्ट के बाद पहली शिपमेंट के बाद जो हीफर्स आई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम जो है, उनमें से एक जो हीफर है वो 11 मंथ्स में कंसीव हो गई और हमने 320 प्लस केजी में उनको ब्रीड किया, यानी उनका अल्हम्दुलिल्लाह वेट गेन भी अच्छा था और कंसेप्शन भी कदरे बेहतर रहा। सर जो आप बोवीटेक से सीमन ले रहे हैं, क्या आप उसके रिजल्ट से मुतमईन हैं? बेसिकली रिजल्ट्स का मैं समझता हूँ कि पता तब चलता है कि जब जानवर जो है वो परफॉर्मेंस पे जाए। फिनोटिपिकली आपको ब्रीड के जेन्युइन होने की एक इंडिकेशन मिल जाती है कि ये आपका फ्लां बुल का जो है ये रिज़ल्ट है, लेकिन उसमें एट द सेम टाइम मदर के ट्रेट्स भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं मज़ीद अपने फार्म पे पेडिग्री रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं, जो अच्छी ब्लड लाइंस की मदर्स हैं और उनको फिर अच्छे हमने सीमन्स जैसे कि बोवीटेक के हमने 4 बुल मैंने डिफरेंट आपको बताए, तो इंशाल्लाह इनका रिकॉर्ड मेंटेन करूँगा, फिर लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। लेकिन फिनोटिपिकली मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक मुतमिन हूँ कि अच्छे रिजल्ट्स हैं, इनकी प्रोजेनी अच्छी है, तो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में मज़ीद लोगों की रहनुमाई करूँगा इस हवाले से। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। अल्लाह।